हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। जैसे कि आप देख रहे हैं, कंप्लीट फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन वीडियो है। तो इस सेशन को चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये जो सेशन हमारा है इसको पहले समझते हैं। देखिए, जो सेशन बेसिकली है ये बीपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है, यानी बिहार राज्य की जो भी परीक्षाएं हैं और बीपीएससी प्रीलिम्स उसको लेके जो सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन है, इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं इसमें सामान्य अध्ययन का जो है, इसमें हमने फिजिक्स के अब तक जितने बीपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। इनको वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ये नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं बाकी चीज़ें, उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन के साथ जो भी उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट उसको रिलेट करते हुए हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए, भौतिक विज्ञान। बेसिकली हमारा क्या था, ये भौतिक विज्ञान फिजिक्स, और ये बीपीएससी प्रीलिम्स के जो भी अब तक के सारे क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे उसको हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ओके, कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन हमारे पास है, देखिए, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तांबा, और जो पांचवा आंसर इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है ऑप्शन बेसिकली उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये जो आपका है माइनस मार्किंग की तरह काम करता है इसमें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन इसका राइट आंसर होगा कि इसमें से ऐसा ये एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। अब देखिए, हाइड्रोजन बेसिकली इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, और साधारण जो हाइड्रोजन होता है उसका समस्थानिक में उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन का हम देखें तो भारी समस्थानिक जो ड्यूटेरियम है उसमें 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि और उससे भी ज़्यादा भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम अगर देखें तो उसमें 2 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये तो था इससे रिलेटेड जो भी कुछ जानकारियाँ। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एंगस्ट्रॉम की इकाई है, यूनिट पूछ रहा है यहाँ पर कि एंगस्ट्रॉम की यूनिट क्या है। देखिए, इसमें दिया हुआ है तरंग दैर्ध्य है, आवृत्ति है, ऊर्जा है और वेग है। फिर लास्ट वाला ऑप्शन ई है। तो देखिए, तरंग दैर्ध्य की देखें तो अगर एंगस्ट्रॉम बेसिकली है क्या, तो एंगस्ट्रॉम जो ये तरंग दैर्ध्य के लिए, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तरंग दैर्ध्य की यूनिट है। अब देखिए, एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, तो अगर एक एंगस्ट्रॉम की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 10⁻⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन भी हमको अपने साथ लेके चलनी है कि हमें ये चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है कि एक तरह जैसे टर्म्स आ रहे हैं उसके साथ ही और अदर इन्फॉर्मेशन क्या आती है इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ठीक है। अब जो प्रकाश वर्ष है बेसिकली पूछ रहा है किसका यूनिट है। ओके, तो इसमें दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन है समय है, गति है, दूरी है, प्रकाश की तीव्रता है, और लास्ट वाला वही उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, दूरी, ठीक है। ये जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। अब देखिए, प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो जो प्रकाश वर्ष है, ठीक है, ये लाइट द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, जब भी लाइट जो है 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस तय करती है उससे हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक, उस दूरी को। और एक प्रकाश वर्ष जो है बेसिकली वो कितने के बराबर होता है, कितने मीटर के बराबर होता है अगर पूछा जाए तो एक प्रकाश वर्ष आपका होता है 9.46, ओके, इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दे एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो उसमें आपका आंसर होगा 9.4 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर? ये भी क्वेश्चन 2020 बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप पहले से चीज़ों को पढ़ चुके हैं तो भी आप रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हैं, केवल सुन सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को और बेहतर मजबूत कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, इसको अगर देखें कि आवृत्ति को मापा जाता है। अब देखिए, फिर यहाँ पर यूनिट पूछ रहा है। क्लियर है? ऑप्शन दिया होगा हर्ट्स में, रेडियन में, मीटर पर सेकंड में, वाट में। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्स में, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? अब देखिए, जो आवृत्ति है, ये जो इसका मात्रक हर्ट्स है, ये एसआई मात्रक है। अगर आपसे पूछ ले कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक क्या बताएंगे, हर्ट्स बताएंगे। यही जो मात्रक इसका है कि एसआई, इसका ईसाई में यूनिट होता है। अब देखिए, अब इसके बाद से यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अगर एक सामान्य मनुष्य की बात किया, हर्ट्स की बात है, तो यहाँ पे इस फैक्ट को भी आप नोट डाउन कर लें कि एक सामान्य मनुष्य कितने हर्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको सुन सकता है। तो 20 हर्ट्स से लेके, ठीक है, 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स,
तक की जो फ्रीक्वेंसी है उसको ह्यूमन बीइंग एक नॉर्मल वे में सुन सकता है। ये क्वेश्चन भी आगे बन सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे देखिए, इसको थोड़ा सा पढ़िए कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, कि ये जो बेसिकली घड़ी है उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल उपयोग होते हैं वो किसके बने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन है हमारे पास सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड, और एक तो लास्ट जो ऑप्शन है ये उपयुक्त में से कोई नहीं वाला। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्लियर है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल में के तरह घड़ी में प्रयोग होता है। अब इसके बारे में अगर देखें आप, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बेसिकली होता है, ये रॉक क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। किस तरह में? रॉक क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। इसका मैक्सिमम जो उपयोग होता है वो कॉमर्शियल यूज है, ठीक है, और ये ह्यूमन मेड है, ठीक है। और इसका अदर वे में अगर अदर जगहों पर अगर हम आप इसका प्रयोग देखें तो रेडियो आप कह सकते हैं, रेडियो में, एंड देन उसके बाद टेलीविज़न में भी किया जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये भी PPSC 17 में पूछा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 6। अब देखिए हर्ट्स में क्या मापा जाता है, अभी हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया कि आवृत्ति के बारे में, फ्रीक्वेंसी इसमें मापी जाती है, ऑप्शन दिया होता है इसमें राइट आंसर ऑप्शन, इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ आप में रिपीट हुआ क्वेश्चन। अब देखिए जो लोग कहते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, उस बात पर ध्यान रखें कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और ये क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप नो डाउट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको ये स्ट्रेंथ बनानी होगी कि हमारा जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन वो गलत हमसे ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है कि विद्युत शक्ति की इकाई, फिजिक्स का है तो यूनिट पे ज़्यादा फोकस रहेगा कि यूनिट मिक्स करके देगा उसमें। ऑप्शन ए है एम्पियर, देन वोल्ट, कूलाम, वाट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाट। अब देखिए विद्युत शक्ति का यूनिट पूछा, तो ये विद्युत शक्ति बेसिकली होता क्या है? ये कार्य करने की दर होता है, कार्य करने की दर यानी वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम यूज होता है। और इसका जो मात्रक है ये एसआई मात्रक है, ये भी याद रखें कैसा मात्रक है? एसआई मात्रक है। क्लियर है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमको डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा है। अब देखिए ये जो रेंज है बेसिकली आपको ये कहीं पर डायरेक्ट इसका आंसर नहीं उतना मिलेगा, बट आपको एक रेंज देखना है, कौन अप्रोप्रिएट रेंज इसमें सही होकर आ रहा है। इसमें जो राइट आंसर है आपका 39 एंगस्ट्रॉम से लेके, ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 73, यानी ऑप्शन बी जो आपका है इसमें आपका सही होगा, ठीक है। इसको आप याद रखिए फैक्ट के तौर पर कि इस तरह के इतने रेंज का जो आपका इसमें बनता है, इस तरीके से आपका आंसर इसमें बन के आता है। कई बार इसमें बोर्ड्स जो बिहार बोर्ड्स है, ठीक है, वो इसमें आयोग इसमें इस तरह में कई बार आंसर को कई बार गलत किया है या फिर कोई और आंसर इसमें अप्रोप्रिएट मान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 9। सौर विकिरण में निम्न में से किस परास में दिखता है? वही परास की बात कर रहे थे यहाँ पे, वही 400 से 700 नैनोमीटर यहाँ पे बात की जा रही है नैनोमीटर की। तो नैनोमीटर पर आप बेसिकली ध्यान देंगे कि यूनिट क्या है, किस यूनिट में पूछ रहा है, ठीक है, एंगस्ट्राम में पूछ रहा है फिर नैनोमीटर में पूछ रहा है। अगर ये एंगस्ट्राम में पूछता तो वही हमारा 3900 एंगस्ट्राम से 7000 के आसपास था। अभी नैनोमीटर में तो 4000 से लेकर 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में बात कही गई है। ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड है बीपीएससी प्रीलिम 2011, तो प्लीज़ फोकस करेंगे इस चीज़ पर, आप इसको समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? ओके, ह्यूमिडिटी मेजर करने कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शन आपके पास है हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर एंड लैक्टोमीटर। ओके, तो इसमें जो इसका राइट आंसर हमारा देखिए बनेगा हाइग्रोमीटर। क्लियर है, हाइग्रोमीटर से क्या हम लोग मापते हैं? बेसिकली आर्द्रता मापते हैं। और ये जो हम लोग हाइग्रोमीटर से मेज़र करते हैं आर्द्रता, ये जो एक सापेक्षिक आर्द्रता है, रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी मेज़र करते हैं। इससे आप लिक्विड या फिर जल इस तरह का जो कंपेरेटिवली आप डेंसिटी का मापन करते हैं, ठीक है। इसमें एक और देखिएगा दिया हुआ लैक्टोमीटर से आप देखते हैं दूध का इससे मेजरमेंट करते हैं, मिल्क का, ठीक है। इस तरह का और भी जो इंस्ट्रूमेंट है इसको आप लोग एक बार देख लेंगे ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि दाब की इकाई क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है दाब, प्रेशर, न्यूटन पर वर्ग मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, लाइक दैट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले देखिए फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, फिर इसके जो भी बेसिक फार्मूले वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर बन के आएगा, इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब देखिए इस प्रेशर बेसिकली होता क्या है? P इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए, मतलब कि किसी जहाँ पे किसी यूनिट एरिया पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो फोर्स यूनिट तो न्यूटन, ठीक है, एरिया तो एरिया का मीटर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको फार्मूले से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखिएगा जो ये इस यूनिट है इसका, इसे हम लोग अदर नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल, बेसिकली पास्कल, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ नोट कर लीजिए, दाब जो है ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। क्वेश्चन में डायरेक्ट देकर पूछ लेगा ऑप्शन ए विद एग्जाम्पल्स आपसे कि आप बताइए इनमें से निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है, ठीक है। तो इसका आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आएगा इस तरीके का। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है बीपीएससी प्रीलिम्स 2019।
दाब का मात्रक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारे मात्रक टॉपिक पर ध्यान से देखिए कौन इसमें सही है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा ऑप्शन एक सही हो रहा है जाके लास्ट ऑप्शन ऑप्शन ई। यहाँ पे इसमें से कोई सही नहीं या फिर एक से अधिक, ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे अप्रोप्रिएट सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। ये पूरी एक क्वेश्चन की सीरीज है जो अब तक के सारे क्वेश्चन पूछे उनका एक कंपाइलेशन है। आप इसको बेहतरीन तरीके से चाहे रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं या फिर आप कंसेप्ट तो इतना नहीं है इसमें, लेकिन बट हाँ जो भी इससे रिलेटेड थोड़े एक दो फैक्ट उसको डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि एक सिर्फ क्वेश्चन प्रीवियस रिवीजन की वीडियो, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि। देखिए अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर ही रहे थे कि अदिश राशि और सदिश राशि। अब देखिए यहाँ पे बल दिया है, वेग, ताप, त्वरण और उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अभी हमने बताया कि दाब कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, हम डिस्कस किए। अब देखिए सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है, इसका अंतर आप यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, सदिश राशि क्या है, सदिश राशि वे राशियाँ, ठीक है, जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होती हैं, जिसको आप व्यक्त करने के लिए उसमें दिशा यानी डायरेक्शन और प्लस मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ी तो सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता या फिर दिशा उसमें नहीं होती है। अगर आप इनके अदिश राशियों में देखें तो दाब, आयतन, चाल, दूरी इस तरीके से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, किसका मात्रक नहीं है, नहीं है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है ऑप्शन हमारे पास है किस राशि का, तो बल का तो मात्रक न्यूटन होता है, दाब का भी हमने देखा पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रतिबल। इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि विकृति एक ऐसा है जिसका कोई ना ही बीमा है, बीमाहीन राशि और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 15 सही कथन पूछ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट की बात है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पढ़िए पहले क्वेश्चन को। ऑप्शन ए है लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। हम लोग सब जानते हैं कि लाल रंग का प्रकाश तरंग दैर्ध्य वो बैंगनी से ज़्यादा होता है। यही सी तरंग दैर्ध्य की वजह से इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इसको रेड लाइटों में या फिर वहाँ पर यूज करते हैं। इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने का इसका प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, और इसका हम लोग एक राइट आंसर अगर हम देखें, आंसर तो हो गया कौन है रे। पर एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जब तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसकी जो आवृत्ति होती है वो सबसे कम होती है। अगर जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो उसकी आवृत्ति कम होगी। तो इस हिसाब से बैंगनी रंग का अगर आप देखें तरंग दैर्ध्य कम है तो इसका जो आवृत्ति होगा वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या है कि एक परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा कहलाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, वॉट एवर बी द राइट आंसर, वॉट विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग था क्या। अब देखिए इसमें क्या है, बेसिकली इसका राइट आंसर जो बन के आएगा वो आएगा न्यूक्लियस। ठीक है, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस होता क्या है, ये जो होता है न्यूक्लियस एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा है, जिसे आप नाभिक कह लें या फिर न्यूक्लियस कह लें, नाभिक या न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसमें इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। ठीक है, और जो न्यूक्लियन कहलाते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होता है और बाकी इसमें ऋणावेशित। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो उसको क्या कहते हैं, कि कौन सा ऐसा प्रोसेस जब भी आप किसी ठोस को इस तरह से गर्म करें या फिर कुछ भी करें गैस में, तो प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, संघनन, उबलना क्या कहलाती है। तो प्रोसेस जो है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहलाती है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, तो कई बार हम लोग बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब ये होता क्या है कि ऊर्ध्वपातन कौन सा प्रोसेस है, ऊर्ध्वपातन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी ठोस, ठीक है, द्रव में बदले बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित होता है, गैस में। भी क्वेश्चन 2017 यूपीएससी प्रीलिम्स का है, ध्यान देंगे इस चीज़ पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि कास्मिक किरणें हैं। कास्मिक किरणें क्या है बेसिकली, तो कास्मिक किरणें जो है ये आवेशित कण है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल है, अनावेशित ऑप्शन में अनावेशित, इस तरह कुछ में ध्यान देने की बात नहीं है। ये जो है आवेशित कण है और ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ध्यान देंगे, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये हाई एनर्जी के पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। ये जो बेसिकली स्पेस में जो है, ठीक है, लगभग लाइट के स्पीड से ये भी इसमें मूवमेंट करते हैं या फिर मोशन करते हैं, इस चीज़ पे ये इससे पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 2G स्पेक्ट्रम में जी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। देखिए ऑप्शन में जी से ग्लोबल है, गवर्नमेंट है, गूगल है, जनरेशन है।
क्वेश्चन 53 बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जी पे ध्यान देंगे। तो जो बेसिकली 2G है, इसमें जी जो जनरेट करता है वो जनरेशन है कि किस जनरेशन का आपका, कि कौन सी पीढ़ी का ये आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए इसके उसको नोटेशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, जी। जी दैट इज जनरेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बेसिकली क्या है, रडार के आविष्कारक कौन था। ऑप्शन है वैज्ञानिकों का नाम है रॉबर्ट वाटसन, वुर्चुअल, फ्लेमिंग, आइंस्टीन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या कि ऑप्शन ए रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन जो थे ये स्कॉटिश के एक भौतिकविद थे, यानी आप फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने 1935 में पहली बार, ठीक है 1935 में पहली बार जो है रडार के माध्यम से इस चीज़ को डेवलप किया था। और इसका यूज जो है द्वितीय विश्व युद्ध में इसका हवाई हमलों को सूचना के रूप में सचेत करने के लिए किया गया था, यानी आप कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका यूज हुआ था रडार का। ठीक है, इसलिए कि हवाई उसको जो भी उसमें अटैक था उसको सचेत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल बेसिकली क्या है, किसको कहा जाता है। ऑप्शन इसमें न्यूट्रिनो, हिग्स बोसान, मेसान और पॉजिट्रॉन। ऑप्शन पर आप ध्यान देंगे तो जो बेसिकली ये है गॉड पार्टिकल, ये है हिग्स बोसान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिग्स बोसान। ये जो है इसके सबसे पहले आप इसका पहले परिकल्पना जो है या फिर इसका एक्सपेरिमेंटल जो किया गया था वो एक वैज्ञानिक मीडिया के द्वारा किया गया था कि इसको ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया था। ठीक है, हिग्स बोसान जो कण है बेसिकली जो वैज्ञानिक, इसके ब्रिटेन के वैज्ञानिक PW हिग्स और बेल्जियम के W एल्गार्ड, ठीक है, इनको 2013 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तब सोचिए कि जो जिन्होंने हिग्स बोसान नाम का इस पार्टिकल की खोज की उन्हें क्या दिया गया, नोबेल। ठीक है, भौतिकी का नोबेल प्राइज़ उन्हें दिया गया, किसके लिए, हिग्स बोसान के लिए। तो इसके हिग्स बोसान को ही कहते हैं गॉड पार्टिकल। ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सर CV रमन को भौतिकी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस ईयर में। हमारे भारतीय जो ये वैज्ञानिक थे इनको प्राप्त हुआ था। तो इनको जो हुआ था ये पुरस्कार आप देखें तो 1930 में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 1930 में इनको भौतिकी का नोबेल प्राप्त हुआ था। अगर देखिए भारत में अगर हम देखें भौतिक शास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले, ठीक है, पहले भारतीय जो वैज्ञानिक थे वो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। कौन थे, यानी फिजिक्स में पहले भौतिक में नोबेल पाने वाले कौन थे, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, तो इस तरीके से इन्हें ही ये पुरस्कार दिया गया था। और बेसिकली इन्हीं का जो नाम CV रमन आप देख सकते हैं, तो इन्हीं का नाम आप शॉर्ट में CV रमन का या फिर वेंकटेश रमन का है। अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दें कि यहाँ पे आपको जो पॉइंट और रिलेट करके याद करने वाली है वहाँ पे ये कि आप भारत से अब तक जितने भी व्यक्ति, भारत से जितने भी व्यक्तियों को नोबेल मिला हुआ है, चाहे जिस भी फील्ड में मिला हो, आप उनको एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें। 1-2 पॉइंट हम बता दे रहे हैं, जैसे कि आपको रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य में, ठीक है, साहित्य का नोबेल। अरविंद खुराना को चिकित्सा का। अगर आप मदर टेरेसा को देखें तो शांति का। कैलाश सत्यार्थी को शांति का। अमर्त्य सेन जो हुए थे 1998 में, इनको अर्थशास्त्र का मिला था। इस तरीके से जो अभिजीत बनर्जी भी हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का मिला 2019 में। इस तरीके से नोबेल प्राइज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में देखिए कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो बेसिकली बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अब हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। 23 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसके बाद से अगर हम देखें कि अदर क्वेश्चन की इस तरह से क्वेश्चन जब भी आते हैं ना तो ये फैक्ट के तौर पे क्वेश्चन है, मतलब स्पेशली एक फैक्ट की किसका खोज किसने की, कब किया था, इस तरह क्वेश्चन पर हमें ध्यान देना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। इस सदी की शुरुआत है हवाई जहाज़ किसने आविष्कार किया। तो बट ऑब्वियस राइट्स ब्रदर, हमने सब ने याद कर रखा है, एकदम रटा रहा क्वेश्चन है। बट इसमें भी देखिए जेम्स वाट का नाम है, बुन ब्राउन, हैम्पी डेवी, तो इनके भी जो भी आप आविष्कार हैं उनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद से हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या, 1 माइक्रोन बराबर है। तो 1 माइक्रोन बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बराबर है ऑप्शन सी 1/100 मिमी। अब देखिए 1 माइक्रोन 10⁻³ mm मिमी। अगर यही चीज़ मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कैसे चीज़ें बदल रही हैं यहाँ पर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो ये बनाने वाला जो भी सारा सिस्टम है, यहाँ पे चीज़ बता दें आपको इंपॉर्टेंट कि इस पर जो भी पावर्स हैं 10⁻0 से 1 से लेकर 10⁻⁻⁻ तक, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। ठीक है, सेपरेट वीडियो है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो को लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि वहाँ से देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है कि इसका कन्वर्जन कैसे होता है, किस पावर को क्या नाम दिया जाता है, कितने पावर टू दी पावर होता है। ये सारी चीज़ों को हमने बेसिकली सेपरेट वीडियो में बहुत ही 5 से 6 मिनट की वीडियो उसमें उन्होंने एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ। क्लियर है, तो आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26।
40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। तो 40 डिग्री का मान जब आप फ़ारेनहाइट सेल्सियस में लेके जाएंगे तो उसका बेसिकली मान आएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप पूछेंगे ये डायरेक्ट आपने कैसे बता दिया? हमने फार्मूला से बताया, क्योंकि फार्मूला होता है F=9/5 प्लस इंटू सी और प्लस 32। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसमें देखिए सी सेल्सियस वाला है और फ़ारेनहाइट निकालना, तो यहाँ पर आप 40 डिग्री को पुट कीजिए इसमें और इसको कैलकुलेट कीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बेसिकली आपका निकल के आएगा यहाँ पे क्वेश्चन। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। जो इसकी तकनीक का प्रयोग होता है, आप एक बार ऑप्शन को ध्यान से रीड कीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करने वाला है। पदार्थों को रंगीन पहचान करने में, पदार्थ संरक्षण निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आश्वन में, एक मिश्रित पदार्थों को अलग करने में। तो बेसिकली इसका जो ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन डी, कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में वो जो प्रोसेस जो है वो कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर बीपीएससी प्रीलिम्स 1997 और 98 क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 28। लोलक की टाइम पीरियड कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो उसके द्रव्यमान पे दिया हुआ लंबाई समय पर किस पर निर्भर करती है? तो इस तरह के क्वेश्चन को बेसिकली हम लोग पढ़ने से पहले इसका फार्मूला हमें याद होना चाहिए। तो हम देखिए आपको बताते हैं इसका फार्मूला क्या है। T टाइम पीरियड T होता है 2 पाई, ठीक है, √L/G। ठीक है, L जो यहाँ पे है लेंथ, 2 पाई तो हो गया कांस्टेंट, और G ये भी कांस्टेंट। L यानी लेंथ किस पे निर्भर करेगा? लेंथ पे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फार्मूले से भी चीज़ों को कैलकुलेट करके आंसर निकाल, कैलकुलेट नहीं करना, बेसिकली रिलेशन देखना था। तो इस फार्मूले से हमारा हो जा रहा है यहाँ पे T जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √L के, यानी L के बढ़ने घटने से T निर्भर कर रहा है। तो आंसर होगा हमारा लेंथ या लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, बल गुणनफल है। बेसिकली क्या है? द्रव्यमान, वेग, त्वरण, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं F=m×a। ये द्रव्यमान है, ए त्वरण है, यानी द्रव्यमान और त्वरण का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ बेसिक फार्मूले हैं उन्हें भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो ये भी आई थिंक इसका ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि अंतिम दूरी में से आप प्रथम दूरी अंतिम वेग से प्रथम वेग का इनिशियल प्रारंभिक वेग घटा के उसका टाइम के रिस्पेक्ट में निकालें तो आपका त्वरण काम करेगा। अब देखिए जो आपके बेसिकली बेसिक फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले फिजिक्स, उसको आप एक बार लिस्ट आउट कर लीजिए, एक पेज पे बना लीजिए, या फिर आप एक नोट्स ना करें, एक पेज ही बना लीजिए कि आप सारे फार्मूले को वगैरह को इस तरह से एग्जाम नोट डाउन कर लें। बेसिकली आपको हर कंपटीशन में आपको हेल्प करेगा जो फार्मूले, क्योंकि वहाँ से आप यूनिट निकाल लेंगे, वहाँ से आप किसी फार्मूले से कोई रिलेशन जो आपका पूछ रहा है वो निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप चीज़ों को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं? अब देखिए फिर सदिश राशि नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है। तो विस्थापन सदिश राशि है, बल सदिश राशि, वेग सदिश राशि, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आयतन। ये ऑप्शन कैसे हमने कहा? विस्थापन में भी दिशा की जरूरत होती है, बल में भी, वेग में भी, परिमाण दो खैर सब में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। देखिए ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बताते हैं क्लास में तो लगता है कि नहीं इतना आसान क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, बट यही क्वेश्चन जब एग्जाम्स में आ जाता है तो गलत हो जाता है, तो इस चीज़ से हमें बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? अनुपात, संवेग क्या होता है? m/v, ठीक है, अनुपात पूछ रहा है वेग से v, और संवेग p होता है p=mv। तो v से v कैंसिल आउट, क्या बच गया? यम क्या है? द्रव्यमान है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, द्रव्यमान। हमने कैलकुलेट करके आपको बता दिया कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 33, अब देखिए 33 में क्या है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 1000 मीटर, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें और थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि आप देखें 1 किलोमीटर में आपने कितना देखें 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 100 मीटर 100 सेंटीमीटर, या फिर 100 मीटर कह लीजिए, 100 मीटर = 1 हेक्टोमीटर। इस तरीके से कन्वर्जन में अभी ध्यान में रखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन 1 पिकोग्राम बराबर होता है, वही 10 पावर वाला आ गया फिर से क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 10⁻12 ग्राम। आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए, इसके अलावा इसमें कोई रास्ता नहीं है। हम फिर एक बार कह रहे हैं कि वो वीडियो हमने बना दिया है सेपरेट 10 पावर्स का, आप जाकर उस वीडियो के ऊपर जरूर देखें, ठीक है, जिसमें सारे पावर्स के बारे में बताया गया है, वहाँ से आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35,
फाइव। अब क्या है कि आप लिफ्ट में खड़े हैं, उसका फर्श जो आपको सुबह लगा रहा है क्या है उसका, तो ऑप्शन पढ़िए कि लिफ्ट के द्वारा जो त्वरण लग रहा है ऊपर से थोड़ा सा ऊपर जाते समय शून्य होगा, उसी थोड़ा से नीचे आते समय शून्य होगा, थोड़ा से किसी भी दिशा में जाने से समय शून्य होगा, दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, हम इसमें देखें तो इसका होगा ऑप्शन बी। कैसे कि इसको समझिए पहले, बी कैसे होगा कि जब लिफ्ट इस त्वरण से नीचे आती है तो समय वेट शून्य होता है। जब भी कोई मान लीजिए ये लिफ्ट है, इसमें आप ये खड़े हैं, ठीक है, अब ये लिफ्ट जो है नीचे आ रही है, कहाँ आ रही है, नीचे। जैसे नीचे आती है तो वो तो थोड़ा उस पर काम करता है, तो उस केस में हमें अपना वेट क्या लगता है, शून्य लगता है। क्या लगता है, शून्य लगता है। इस चीज़ को आप कभी महसूस कीजिएगा, जब भी कहीं इस तरीके से आप लिफ्ट से नीचे आएंगे तो उसमें कोई दबाव पड़े तो इस कारण से उसमें बल भी नहीं लगेगा और वो शून्य महसूस होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वायु में ध्वनि तरंग होती है, कैसी होती है। तो देखिए ध्वनि तरंग जो बेसिकली वो तो अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग है। अब इसको देखिए जो ध्वनि तरंगे हैं इसके बारे में थोड़ा समझ, ये ध्वनि तरंगे बेसिकली यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, यांत्रिक तरंगे, ठीक है। अब यांत्रिक तरंगे क्योंकि इनके संचरण के लिए ना द्रव्यात्मक मतलब माध्यम की आवश्यकता, या तो ठोस, द्रव या गैस, कोई भी एक मीडियम होना चाहिए। यही तरंगे जो अनुदैर्ध्य तरंग कहलाते हैं, क्योंकि इसके जो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो उनका मोशन जो बेसिकली होता है ना वो उसी के अनुदिश से दोलन करता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन, तो इसमें इस 2 पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 37, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को, रेत है ध्यान दीजिएगा, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है। देखिए ये मान लीजिए रेत है, ठीक है, हमने रेत ले लिया, अब इसमें मान लीजिए नैफ्थलीन टुकड़े हैं, ये पॉट में हमने इस चीज़ को रखा है। अब कह रहा है कि इसको कैसे अलग किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्रोमेटोग्राफी, आंशिक आसवन। तो देखिए ये जो बेसिकली अलग होगा वो होगा ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन से। क्यों सब्लिमेशन से अलग होगा ये चीज़, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि नैफ्थलीन जो इसमें ये टुकड़ा भी हमने जो बनाया नैफ्थलीन का, आप देखें तो ये जो है इसमें ऊर्ध्वपातन का प्रॉपर्टी शो करता है कि अगर आप इसको गर्म करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप हीट करने के बाद ये निकल जाएंगी, बच जाएगा आपका रेत। इस तरीके से हम इसमें इस चीज़ को सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 विद्युत शक्ति की इकाई हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, वॉट इसका राइट आंसर होगा। हमने बताया था क्या, W/T, ठीक है, W यहाँ पे कार्य है और ये टाइम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉट। एम्पियर है, कूलाम है, वोल्ट है, ये सब किसके मात्रक हैं, आप इस बार इस चीज़ को जरूर देख लेंगे। एम्पियर किसका मात्रक है बताते चलेंगे, ये जो है विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है। कूलाम आवेश का मात्रक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपको अपनी तैयारी को एक स्ट्रॉन्ग करना है, समझना है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास क्या है, देखिए, टरबाइन एवं डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो वहाँ पे तो बेसिकली हम क्या देखेंगे, वहाँ पे कौन सी ऊर्जा होगी हमारे पास, मैकेनिकल ऊर्जा होगी, उसी ऊर्जा को कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे किसका रिवर्स होता है, वो भी क्वेश्चन पूछा जैसे 44 बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कौन सी ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। अगर इसी का हम रिवर्स कर दें कि विद्युत ऊर्जा को अगर कन्वर्ट कर दें मैकेनिकल ऊर्जा में, तो उसको कैसे करते हैं, उस पर भी एक शायद क्वेश्चन अभी बनेगा। तो वो बेसिकली होता है क्या, विद्युत मोटर। तो उस मोटर का नाम मोटर, विद्युत मोटर को आप ध्यान रखेंगे कि वहाँ से इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 39 हो गया। चलिए 40 देखते हैं। 40 क्या है कि 40 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे बिजली ले तो बिजली खर्च कितना होगा। तो यहाँ पे जो खर्च जैसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए 100 वाट है, 100 वाट और 10 घंटे, इसको अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1000 और वाट प्रति आवर जोड़ा जाता है, तो इस हिसाब से हो जाएगा ये 1 यूनिट, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी 1 यूनिट, क्योंकि ये 1000। तो 41 क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं कि ये देखिए 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान होगा, ठीक है। अब देखिए ये उन प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन होता है समांतर और 2 श्रेणियों में, तो उस तरीके से इसको फार्मूले सॉल्व करेंगे। इसका बेसिकली फार्मूला होता है 1/R = अगर 2 प्रतिरोध है तो आप ले लीजिए R1 R2
ठीक है, R1 R2, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला। तो इस फार्मूले में अगर हम रखेंगे तो मान लिए कि यहाँ टोटल दिया हुआ है प्रतिरोध का मान, यानी R का मान गिवन है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से किसकी वैल्यू, कोई R1 को वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इसको सॉल्व करने के बाद। तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर डायरेक्टली आ रहा है हम उसको आपको बता दे रहे हैं। आंसर आएगा इसका 4.70 किलो ओम, यानी ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। इसी फार्मूले से आप सॉल्व कर लेंगे इसको तो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। 42 है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, कि जो एक जनरली हम लोग शुष्क सेल यूज करते हैं उसमें जो विद्युत अपघट्य तो होता क्या है। ऑप्शन है कि आपके पास जस्ता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या फिर अमोनियम क्लोराइड, या फिर आप देख सकते हैं कि मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये जो है अमोनियम क्लोराइड, इसका राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड उस विद्युत अपघट्य के रूप में रखा होता है। अरे यार, है अमोनियम क्लोराइड, इसको जिंक क्लोराइड भी कहते हैं। ये जो विद्युत अपघट्य प्रयोग किया जाता है इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होता है वो कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे, किस रूप में, कैथोड के रूप में। तो कैथोड के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो विद्युत अपघट्य है वो क्या है, बेसिकली अमोनियम क्लोराइड। सारे क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन था बीपीएससी प्रीलिम्स 1995 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इस क्वेश्चन को देखिए हमने पहले डिस्कस किया था कि अभी इस तरीके की चीज़ें आएंगी। जैसे पूछा डायनामो, डायनामो बेसिकली यहाँ दे दिया, पूछ रहे है क्या इसका वर्क है। तो ऑप्शन है कि वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा सिर्फ उत्पन्न करता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका हमने बताया था कि ये बी होगा, क्योंकि पहले हमने बताया था कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके पहले हम एक विद्युत मोटर की बात किए थे, विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत मोटर की बात किए थे। आप हमने बताया था कि अभी डायनामो भी इस तरह क्वेश्चन है कि जिससे अब इसी चीज़ को रिवर्स हो जाता है तो वहाँ पे विद्युत मोटर हो जाता है। तो ये क्या करता है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और मोटर जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, वो क्या करता है, इसका रिवर्स करता है, वो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे, काफ़ी वाइस वर्सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। देखिए फिर आ गया विद्युत मोटर, वही चीज़ विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या है, अभी हमने बताया कि यांत्रिक ऊर्जा को ये बदल रहा था किसमें, वैद्युत ऊर्जा में, लेकिन विद्युत मोटर में अब क्या होगा, विद्युत मोटर में बेसिकली होगा ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक बदल, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर सी। देखिए ऑप्शन फिर वही चीज़ दिया हुआ है, ऑप्शन ये कि उष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में इसका कोई रिलेवेंस नहीं, ये तो होना ही नहीं, होगा ही नहीं। ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, यही दोनों आंसर रिवर्स करके एक दूसरे का आंसर बना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखें कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा क्या, विद्युत मोटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 46 है, 46, चलिए ये देखते हैं, ये क्या है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो बेसिकली अभी ऑप्शन हमारे पास है वोल्टीमीटर, एमीटर, वोल्टामीटर और पोटेंशियोमीटर। एक तो ऑप्शन इसमें जो इंक्लूड हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो विद्युत धारा मापने के लिए जो बेसिकली यूज होता है वो है एमीटर। एमीटर का प्रयोग होता है विद्युत धारा मापने के लिए, और वोल्टेज के लिए वोल्टीमीटर, और यहाँ पे दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर इसको ध्यान रखेंगे, इससे ये थोड़ा सा नया है, इसका आप ध्यान रखेंगे कि पोटेंशियोमीटर से बेसिकली जो है किसी सेल का ईएमएफ मेजर किया जाता है। क्या मेजर किया जाता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है किसी सेल का, किससे मेजर किया जाता है, पोटेंशियोमीटर से। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछने के चांसेस बन रहे, तो इसको ध्यान रखेंगे, पोटेंशियोमीटर। इस तरह क्वेश्चन जब भी देखिए कई चीज़ें जब आती हैं इस तरह की, तो उसमें किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, इसकी बेसिकली आप जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे वोल्टीमीटर हो गया, मीटर, प्रतिरोध, इस सारी चीज़ों को एक साथ कहीं अगर आप एक जगह नोट डाउन करके उसको लिख लेते हैं तो आपको याद करने में काफ़ी ईजी होगी, क्योंकि ये चीज़ें एक साथ रहेंगी तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। ऑप्शंस क्या हमारे पास दिए हैं कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है,
और फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, या फिर रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो देखिए जो 7 रंगों का जो डिफ्रेंशिएट हम लोग करते हैं वो बेसिकली प्रिज्म से करते हैं, यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, प्रिज्म से। और इसमें जो 7 कलर मिलते हैं वो किस तरह 7 पट्टियों के रूप में मिलते हैं बेसिकली, उसमें बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल होता है। वो किस तरीके से बेसिकली होता है उसको एक बार देख लेते हैं। सपोज ये आपका प्रिज्म है और इधर से आप श्वेत प्रकाश इस पर इंसिडेंट करा रहे हैं, तो जो बाहर इसे निकलेगा वो 7 कलर की से पट्टी निकलेगी। ठीक है, 7 कलर की पट्टी, अगर यहाँ पर्दे पर आप देखेंगे 7 कलर की पट्टी रहेगी और उसमें वही जो आपका कलर होगा वही अभी मैंने बताया कि बैगनी, जामुनी, इस तरह करके सारे कलर इस पे के करके डिस्प्ले होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जा रहा है हमारे पास, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 48 क्या है कि यदि किसी एनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर है प्लस 2 डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इसके लिए देखिए बेसिकली फार्मूला वही यूज होता है कि फोकस दूरी एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन लेंस की क्षमता, जिसे कैपिटल डी से अगर हम डिनोट करें, ये लेंस की क्षमता है जिसे डायोप्टर में मेजर करते हैं। तो एफ इजिकल टू 1 अपॉन डी, यहाँ दिया हुआ है +2। तो इस तरीके से इसको अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर आएगा। मीटर में चूँकि रहता है तो मीटर इसमें दिया नहीं, तो सेंटीमीटर में इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कई बार ये होता है कि आंसर आप आंसर तक पहुंच गए बट अगर यूनिट का ध्यान नहीं रखते हैं तो भी आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मीटर में रहता है। हमने सॉल्व किया तो ये 1/2 तो आया कितना, 0.5 मीटर। अब 0.5 मीटर इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन अब सेंटीमीटर में देखें तो मीटर हमको मिल जाएगा 50 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो वही जो मैग्नेटिक का आप निडल देखते हो कि किस डायरेक्शन में, तो सबको पता है बट ऑब्वियस है कि इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और आकाश। तो इसका तो कोई डी का तो ऑप्शन हमें नहीं लगता कि रिलेवेंट बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी की नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ इंडिकेट करती है। जैसे आप ये कंपास वाले में सुई देखते हैं तो किस डायरेक्शन में, अगर ये नॉर्थ है, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है, तो ये सुई हमेशा किधर इंडिकेट करती है, नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करती है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अगर हम देखें 50, क्वेश्चन नंबर 50, ये क्या है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या है हमारे पास, तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, या फिर परमाणु को उत्तेजित करके, या फिर अणुओं को दोलित करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। इसको हम लोग कैसे करते हैं, तंतु को गर्म करके। हमारे यहाँ पर आंसर क्या बन रहा है, तंतु को गर्म करके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब ये क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कि जो श्वेत प्रकाश है ना, ये प्रतिदीप्त ट्यूब में इस पे करने के लिए इसमें निम्न दाब की आवश्यकता होती है। निम्न दाब पर इसको बनाया जाता है, उसमें वाष्प में करके इसको पैदा करें। जबकि इसमें जो इसका तंतु में इलेक्ट्रिक प्रवाह है वो बेसिकली अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करता है। किस तरह किरणें उत्सर्जित करता है, अदृश्य पराबैंगनी किरणें। और ये जो पराबैंगनी किरणें हैं ये नलिका के अंदर जो बेसिकली उसमें जो पदार्थ है उसमें मिल के एक वाइट प्रकाश का फॉर्मेशन करती हैं। तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें बनती हैं। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 51, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला था। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक कई बार हम देख चुके हैं, रिपीटेड है, कई एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला था। तो देखिए ऑप्शन है इसमें अपेक्षितता, बोस आइंस्टीन संगणन, संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता, प्रकाश विद्युत प्रभाव और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव पे इनको आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव जो इसकी व्याख्या इन्होंने किया था लगभग 1921 में। कब किया था, 1921 में किया था। और उसी टाइम इनको भौतिकी का नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 इज़ दैट कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। ठीक है, तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग होता है, तो बेसिकली यूरेनियम। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास यूरेनियम, तांबा, लोहा जो भी है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास, ए यूरेनियम। तो यूरेनियम धातु का उपयोग होता है क्योंकि ये जो
यूरेनियम धातु या मेटल का है, ये नाभिकीय रिएक्टर से ऊर्जा का उत्पादन करता है। कैसे? नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में इसका यूज होता है, तो वहाँ से हमें इलेक्ट्रिक मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या है? कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? देखिए, पानी के बहाने से संपीड़ित गैस को उसमें से छोड़ दें उस रूम में, कमरे में, या फिर रसोई गैस से ठोस को पिघलाने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें? अगर हम संपीड़ित गैस को छोड़ दें, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा कि संपीड़ित गैस को अगर हम कमरे में छोड़ दें तो फिर वो कमरा एकदम से ठंडा हो जाएगा। ठीक है, उसका बेसिकली इसको, अगर ये गैस को छोड़ने का मतलब क्या है कि वहाँ का टेम्परेचर कम होने लगता है, इस वजह से रूम जो है बेसिकली ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो ये तार देखिए क्या ऑप्शन है, टीन है, निकेल, सीसा, टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। ये भी बीपीएससी प्रीलिम्स 2004 का क्वेश्चन है। जो सारे क्वेश्चन है बीपीएससी प्रीलिम्स के ही हैं, और इसमें कंपाइलेशन क्या कर रहे थे ना, फिजिक्स का ही है। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें केमिस्ट्री और बायो को भी फिर एक साथ करेंगे। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होती है। अब देखिए, जो फ्यूज होता है बेसिकली है क्या? फ्यूज जो है वो एक तार का छोटा सा टुकड़ा होता है। ये जो ना, इसमें रांगा जिसको बोलते हैं, रांगा और शीशा, बेसिकली उसको आप टीन और लेड भी कह सकते हो। तो उसका एक मिक्सअप होता है, ठीक है। और ये इसलिए उसको यूज किया था क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है, आपका लिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जिससे कि अगर कहीं शॉर्ट सर्किटिंग होती है या फिर ओवरलोडिंग होती है तो वहाँ से ये फ्यूज गल जाता है। तो गलने की वजह से क्या होता है कि वहाँ का जो कनेक्शन पूरे सर्किट का है वो बेसिकली उसकी वो परिपथ एक तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब डिस्कनेक्ट होता है ज़्यादा चीज़ें नुकसान नहीं होंगी, वहाँ से इलेक्ट्रिक का प्रवाह रुक जाता है। इसलिए इसको उसमें ज़्यादातर यूज किया जाता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, और जब भी कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो वहाँ से तुरंत गल जाता है। गलने की वजह से जो परिपथ है उसका इनकम्प्लीट हो जाता है, और शॉर्ट सर्किटिंग जो करंट का फ्लो है वो रुक जाता है बेसिकली। अब देखिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन 55, ये क्या है? निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, कुचालक है, ना कि सुचालक पूछ रहा है। अब देखिए, तांबा है, पारा, सीसा, जस्ता। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पारा। ये सबसे अधिक कुचालक है। अब कुचालक सुचालक तो आप जानते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो तो कुचालक हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक इजीली ना प्रवाह हो सके तो बेसिकली ऊष्मा का कुचालक हो जाता है। जैसे लकड़ी है, कांच है, ये सब चीज़ें क्या है? ऊष्मा की कुचालक हैं। लेकिन जो सभी धातुएं हैं, मेटल्स हैं, वो ऊष्मा की एक चालक होती हैं, और उनकी तुलना अगर हम देखें, जैसे कि लेड है या फिर पारा, ठीक है, तो इसमें जो ऊष्मा की चालकता होती है वो बहुत कम होती है। और कम क्यों होती है? उसमें ऊष्मा की चालकता लगभग जो भी आप अगर कैलकुलेट करें तो एक कुछ भी मान उसका वाट में आएगा, लेकिन इसमें जो है उसकी ऊष्मा की चालकता काफ़ी कम होती है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा? पारा राइट आंसर हो जाएगा। 56 क्या अति चालकता का लक्षण है? अति चालकता, अब देखिए अति चालकता क्या है? तो अति चालकता में इसमें दिया हुआ है कि उच्च पारगम्यता, ठीक है, निम्न पारगम्यता और शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता, ठीक है। अब ये बेसिकली है क्या? पहले अगर आप ये टर्म अति चालकता अगर समझ रहे हैं तब जाके इसका आंसर आप दे पाएंगे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है? शून्य पारगम्यता। अब इसको एक बार समझ लिए कि ये बेसिकली है क्या चीज़ ये। क्या कह रही मतलब तो देखिए, जो अति चालकता है इसमें क्या है कि इसमें जो अगर न्यून ताप पर अगर हम किसी तत्व को लेकर ऐसा कोई कंपाउंड या बनाए तो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। चेंज होकर क्या होता है कि उसमें जो उसकी प्रतिरोध होती है, ठीक है, और उसमें जो ऊर्जा का ह्रास होता है उसके साथ, मतलब बहुत ऊर्जा का निम्न ह्रास होगा, और विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो बहुत एक फ्लो में प्रवाहित होने लगे, और एक स्थान से दूसरे स्थान में उसके संचरण में भी काफ़ी
इफिशियंसी, दक्षता उसकी बढ़ जाती है। तो इस तरह की चीज़ जो कंडीशन होती है अति चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 57, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा या फिर बढ़ेगा, सेम रहेगा, फिर दिया कि पहले बढ़ता है या फिर घटता है। तो इसमें जो है क्या होगा, अगर गर्म करेंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा। अब प्रतिरोध घटेगा इसका मतलब देखिए कि अर्धचालक को अगर आप हीट दे रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी चालकता बढ़ेगी, और चालकता बढ़ेगी इसका मतलब क्या है कि उसका प्रतिरोध घटेगा। प्रतिरोध में जो उसको रेजिस्ट कर रहा है, जो चीज़ें उसको रोक रहा है, वो चीज़ें घटेंगी। अब देखिए अर्धचालक में कुछ ऐसे मेटल हैं जिनका अगर आप चीज़ें टेम्परेचर बढ़ाएं तो उनका प्रतिरोध जो है कम होने लगता है। वो प्रतिरोध बेसिकली 10⁻² से 1 ओम के अगर उसके बीच का अगर है तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ध्यान रखा, अगर यही पूछता गर्म करने पर अर्धचालक का चालकता तो हो जाता आंसर बढ़ता, अगर चालकता दिया होता तो वो हो जाता कि बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध की बात कर रहा है तो इसके लिए इसका राइट आंसर और हमारा क्या ऑप्शन बी कि घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है। जो भी इस तरह का स्टेटमेंट है इसको पहले समझिए। ये कह रहा है कि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होगा, ठीक है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, फिर या फिर लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है कि लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो इसमें क्या इसका रीज़न बनता है 58 का जो इसका अगर हम देखें राइट आंसर तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्या है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, ठीक है। ये जो इसका रीज़न बन रहा है, इस वजह से जो आपको इसमें मिलेगा कि लोहे का गुटका जो है अधिक ठंडा लगेगा, क्योंकि जो अच्छा चालक है तो उसको समान तापमान पर अगर रखेंगे तो भी वो ज़्यादा ठंडा लगेगा, क्योंकि वो उसकी चालकता बहुत अच्छी है। तो मेन रीज़न इस पर क्या है, कंडक्टिविटी के पे डिपेंड कर रहा है कि किसकी कंडक्टिविटी कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 के 59, ये क्या है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, अगर कमरे में कोई सपोज कि रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, अगर उसका दरवाज़ा खोल दे रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, इससे रेफ्रिजरेटर का तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, मतलब कि जितना रेफ्रिजरेटर का तापमान है उतना तक आप रूम को भी ठंडा कर सकते हैं, ऐसा इस ऑप्शन में कह रहा है। या फिर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, आप कमरे को तो नहीं गर्म करेंगे ना ही ठंडा करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जैसे ही अगर आप फ्रिज का दरवाज़ा खोल देंगे तो कमरा आपका थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्रिज का दरवाज़ा खोल दे रहे हैं बेसिकली तो वो ठंडा करेगा, नहीं, ठंडा नहीं करेगा, वो आपको रूम के टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा ही देगा जहाँ तक है। तो वो चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसकी दूरी के बीच क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा क्या, सॉरी, तरंग दैर्ध्य, उसका क्या है वो वेवलेंथ। जैसे कि इस यहाँ पे इसको ऐसे समझिए कि यहाँ से अगर कोई वेव ऐसे चलना स्टार्ट की, ठीक है, इस तरह से कोई वेव है तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच इससे क्या हो जाएगा, ये इसका वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, और इसका ये जो हाइट जो है कितनी ऊंचा तक है ये इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या देखा, ऑप्शन बी ही राइट आंसर। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 60 हो गया। देखिए 60 के बाद, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। ये क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न कौन सा सा नहीं बदलता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर क्या नहीं बदलेगा, उसका वेग, गति नहीं बदलेगा, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, अपवर्तनांक, क्या नहीं बदलेगा इसमें से। इसमें जो इसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी, बेसिकली अगर कोई एक मीडियम है, ठीक है, सपोज ये मीडियम M1 है, ये मीडियम M2, लाइट इससे क्रॉस हो रहा है तो यहाँ से आ जाएगा तो वेग तो बदलेगा ही, वेवलेंथ भी बदलेगी, क्या एम्पलीट्यूड की तरफ अपवर्तनांक, ठीक है, लेकिन जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बदलेगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें क्या है, 62 पढ़ने में काम आने वाला ग्लास बनते हैं, किस प्रकार के लेंस बनते हैं। तो देखिए अवतल है ऑप्शन में, उत्तल है, साधारण, और ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन आस्किन बीपीएससी प्रीलिम्स 2001। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ठीक है।
ऑप्शन बी होगा उत्तल लेंस। ऐसा क्यों है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि जो पढ़ने के काम आने वाला ग्लास है वो बेसिकली जो होता है दूरदृष्टि को दूर करता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए दूरदृष्टि से है तो उसको स्पष्ट देख नहीं पाएगा, परंतु उसको जो नियरेस्ट की ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं, वो नहीं देख पाएगा। अगर इस दोष को आप निवारण के लिए फोकस दूरी का जो भी यूज करना चाहते हैं तो वो बेसिकली लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष, इसका अगर अंतर आप समझेंगे तभी इस चीज़ को समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। साउंड का अगर आप वेलोसिटी देखें किसमें, एयर में, तो बेसिकली कितना है, लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड। ये तो एकदम फैक्ट है। और ये जो देखिए 3 × 10⁻10 दिया है मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड, ये किसका है, ये लाइट का है, ये लाइट की वेलोसिटी है। और ये वेलोसिटी किसकी हो जाएगी, साउंड की। अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो जैसे कि जो साउंड की वेलोसिटी है वो मीडियम पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर उसका मीडियम चेंज होगा तो नो डाउट कि साउंड की वेलोसिटी चेंज होगी। अगर आप देखें कि साउंड की वेलोसिटी सबसे अधिक किस मेटल में होती है, किस में होती है, तो आपको मिलेगा आई थिंक लोहा या फिर स्टील कह लीजिए, इन दोनों में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी साउंड की वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ऑप्शन है कि तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रकाश आप देख रहे हैं कि लाइट क्या है, लाइट डुअल नेचर है, वो दोनों तरफ बिहेव करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो लाइट है वो डुअल नेचर है, वो उसमें आपको कभी कभी पार्टिकल की तरह भी मिलेगा और कभी कहीं कहीं वेव की तरह भी बिहेव करता है, आपको मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा कि ऑप्शन सी। 65 नेक्स्ट क्वेश्चन जो 65 है कि आकाश का रंग नीला लगता है क्योंकि। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जब बेसिकली हाई स्कूल की अगर आप बुक देखे होंगे तो वहाँ चाहे पी बोर्ड हो चाहे फिर अदर कोई एनसीईआरटी अगर 10th लेवल से काम करते तो वहाँ पे एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है कि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन, नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। वायुमंडल जो है दीर्घ तरंग को लघु तरंग की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे जो है कि लघु तरंग जो है उसकी अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस रंग का प्रकीर्णन होता है, तो बेसिकली किस रंग का होता है, ब्लू का ही। तो जिस रंग का होगा उस रंग का वायुमंडल दिखता है, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिकली मैटर करता है इसका क्या, तरंग दैर्घ्य, तो उसकी डिपेंडेंसी है कि इसका तरंग दैर्घ्य कैसा है, उसी अकॉर्डिंग उसका प्रकीर्णन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस और -4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप देखें तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, ठीक है। याद रखेंगे -4 नहीं है, 4 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग अभी पहले भी डिस्कस किए हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हम डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला बता दे रहे हैं किस फार्मूले से आप करेंगे। अगर एफ है फ़ारेनहाइट तो ठीक है, एफ = 9/5 × C, ठीक है, और +32। इस फार्मूले से रखकर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 122 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये फार्मूले से होगा, फार्मूला आपको याद रहेगा तभी जाकर आप इस मान को कन्वर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम क्वेश्चन नंबर 68 क्या है कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति मतलब होती है, तो ऐसा क्यों है। जो रेन ड्रॉप्स है वो इस तरह क्यों बनता है, तो इसका जो रीजन देखिए क्या कह दिया हुआ है, द्रव्य का घनत्व, वायुमंडलीय दाब या फिर पृष्ठ तनाव या गुरुत्व। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर का ऑप्शन होगा पृष्ठ तनाव। जो सरफेस टेंशन, इसकी वजह से चीज़ें जो वर्षा की बूंद है वो गोलाकार आकृति में हो जाती है। ये पृष्ठ तनाव क्या है, तो पृष्ठ तनाव देखिए ये एक उसका जो आणविक आकर्षण, ठीक है, उसका परिणाम, क्योंकि वर्षा की बूंद जब भी
धातु की बूंद से इस तरह का जब मिलेगी तो वो गोलीय हो जाती है, क्योंकि उनमें जो सतह ही उसका है वो सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल होना चाहता है। जो उसका सरफेस है वो अपना एरिया क्या करता था, मिनिमम करना चाहता है, और इसी मिनिमम करने के चक्कर में उसका क्या होता है, आयतन और निश्चित होते होते क्या बन जाता है, गोलीय बन जाता है, जिसमें उसका क्षेत्रफल क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्लियर है ये चीज़? तो चीज़ ध्यान रखेंगे सरफेस टेंशन की वजह से। अगर आप पानी पे देखते भी हैं तो उस पर तेल के छींटे अगर पड़ जाएँ, तेल के छींटे उस पर तैरते रहते हैं, तो भी रीजन क्या है, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। अब देखिए श्यानता क्या है, जल की, खून की, वायु की, शहद की। तो बेसिकली श्यानता जो है, इसको पहले समझिए कि जो द्रव जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता अधिक होगी। मतलब कि अगर आप श्यानता देखें तो उसके फ्लो, जो कोई भी लिक्विड है या फिर उसकी अगर आप श्यानता देखें तो श्यानता मीनिंग कि उसकी रेट ऑफ फ्लो कैसा, वो कितनी तेज़ी से वो फ्लो का प्रॉपर्टी रखता है। तो इसमें देखिए जल है, खून, वायु, शहद, इसमें क्या होगा, बट ऑब्वियस है कि शहद होगा, क्योंकि ये अधिक गाढ़ा है, तो ये क्या होगा, बहुत धीरे धीरे से फ्लो करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। महासागरों में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं? महासागरों में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं? तो ऑप्शन है भूकंप से, सूर्य से, चंद्रमा से, तारों से। कैसे आती हैं? यहाँ पे आने का जो बेसिकली कारण है वो क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा से क्यों? ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। अगर हम बात करें चंद्रमा से आने का मतलब क्या है कि चंद्रमा से देखिए जो महासागर में ऊंची जल तरंगे, वो बेसिकली क्या है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का, कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों में कौन नज़दीक है, चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में बहुत नज़दीक है, तो उसका आकर्षण बल जो है समुद्र की तरंगों पर पड़ता है, जिसके कारण वो उठता है और चीज़ इस तरह की वहाँ पे होनी है। जबकि सूर्य द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता है, तो इसलिए सूर्य द्वारा जल तरंगे चंद्रमा की तुलना में क्या होगा, बेसिकली ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाती हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी इज द बेसिकली राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या है कि जब एक पत्थर को चाँद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो सपोज कि कोई स्टोन है, कोई उस तरह की चीज़ें हैं, उसको हम कहाँ से ला रहे हैं, चाँद की सतह से पृथ्वी पर, तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा या फिर इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं, भार एवं द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। न द्रव्यमान बदलेगा न भार बदलेगा। यहाँ पे इस कंसेप्ट समझिए कि जब किसी पत्थर को चाँद की सतह पर लाया जाएगा तो उसका द्रव्यमान तो स्थिर रहेगा, लेकिन भार अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो है चंद्रमा की अपेक्षा में गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कि भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। अब देखिए फटाफट सटाना रे। अब देखिए यहाँ पे जो ये W है भार, ठीक है, वो mg होता है बेसिकली। m तो उसका द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान तो उसका जो भी पत्थर है तो बदलेगा नहीं, लेकिन g जो है यहाँ पे वहाँ से चाँद से अगर पृथ्वी पर आ रहे हैं तो इसका मान बढ़ेगा। तो g का मान जब बढ़ेगा तो ये इसका प्रोडक्ट जो क्या होगा वो W फाइनली बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इस चीज़ को समझिए, W = mg, इस फार्मूले से इसको समझा जा सकता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 72। सौर ऊर्जा में निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा, चंद्रमा, समुद्र, हवा, सूर्य। बेसिकली बट ऑब्वियसली किससे आपको प्राप्त होगी सौर ऊर्जा? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसका एक मात्र आंसर आप दिमाग में रखेंगे कि सौर ऊर्जा सूर्य से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? सूर्य से। अब देखिए सूर्य जो है उसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती रहती है। नाभिकीय संलयन जो रिएक्शन सूरज में होता रहता है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि इसका जो ऊर्जा है अंतरिक्ष में सभी दिशाओं में मतलब एक तरह से आपका ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अगर आप देखें पृथ्वी और अन्य ग्रह इस ऊर्जा का एक बहुत छोटा भाग ले पाते हैं। अगर आप देखें पृथ्वी लगभग इसके अप्रॉक्स में अगर हम देखें तो 4.5 × 10⁻⁸ भाग ऊर्जा का प्राप्त करती है। इतना कम अगर आप देखें अमाउंट, उस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सौर ऊर्जा से निकल रही है सूरज से, उसका एक छोटा अमाउंट बस पृथ्वी प्राप्त कर पाती है। और आप देखते हैं गर्मी के समय में इतनी अगर थोड़ी सी धूप तेज है तो किस तरह के माहौल बनने लगते हैं, कितनी गर्मी। अगर एक उतनी सी अमाउंट से अगर कुछ और ज़्यादा अमाउंट आने लगे तब क्या होगा। नेक्स्ट देखिए सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तभी हमने बताया क्या, नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। कि सूरज के जो एनर्जी का
आप क्या कहेंगे, सोर्स, कि सूर्य में जो इतनी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है वो किस रिएक्शन किसके कारण है, तो नाभिकीय संलयन के कारण है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 74। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया, ये तो बेसिकली डेट है, डेट अगर आपको याद रहेगा तभी हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर हम पहले बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 19 अप्रैल 1975। ठीक है, ये प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट इस डेट को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट 75, वर्ष दीर्घतम होता है। 75 क्या है, वर्ष दीर्घतम होता है क्या, प्लूटो पर, नेपच्यून पर, गुरु पर, पृथ्वी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्लूटो पर। प्लूटो का जो वर्ष है वो सबसे ज़्यादा होता है दीर्घतम, जिसका आप अगर कह लें कि जो परिक्रमण काल है वो लगभग 248, ठीक है, पृथ्वी वर्ष होता है। कितना, 248 पृथ्वी वर्ष। इतना ज़्यादा क्या होता है प्लूटो का, आप परिक्रमण काल देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 76, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग जो बेसिकली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही क्या हमने बताया, जो लाइट वाला जो आप देख सकते हैं, लाइट की एनर्जी वाला वही। अब देखिए क्या है कि वे तरंगे जिनके संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। डिफरेंस को फिर से सुन लीजिए, क्या है कि वे तरंगे जिनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। जबकि इनकी चाल जो है निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, वही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है ये चीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुँचने में लगने वाला समय है लगभग, तो लगभग कितना समय लगते थे, तो फैक्ट लगभग कितना इसमें समय दिया हुआ है, 8 मिनट, 8.5 मिनट या फिर 3D, इस तरह का ऑप्शन दिए हुए। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, लगभग 8.5 मिनट लगता है, ये ऑप्शन होगा हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, सूर्य पर, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। फिर वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, 8 मिनट लगभग आया। फिर देखिए यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, तो लगता है बेसिकली 8.5 मिनट, लेकिन 8 मिनट दिया है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं थी। यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो ऑप्शन हमें अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ई होना चाहिए, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं, 8.5 मिनट है, वहाँ लिखा जा सकता था, लेकिन देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो बिहार PCS में आयोग ने ऑप्शन सी को माना है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था ई, लेकिन माना क्या है, आयोग ने इसका आंसर सी को माना है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। 79, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, नो डाउट। ठीक है, सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो है बुध। कौन सा है, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, और बृहस्पति का जो अब तो बड़ा है तो व्यास भी ऑब्वियस बड़ा होगा, इसमें नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बेसिक, सी, फास्ट, फोर्ट्रॉन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्ट। ये कोई लैंग्वेज नहीं है कंप्यूटर, बेसिक भी ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कि सी भी लैंग्वेज है, फोर्ट्रॉन भी एक लैंग्वेज है, लेकिन जो फास्ट है ये कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, लौह है, चांदी है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है। किस रूप में, फिलामेंट के रूप में। तो फिलामेंट के रूप में आई होप कि टंगस्टन, किसी का आंसर नहीं गलत होना चाहिए, टंगस्टन यूज होता है। अब टंगस्टन यहाँ क्यों यूज होता है उसको भी समझ लीजिए, कि टंगस्टन यूज करने का, देखिए कि इसका उपयोग जो अगर हम करते हैं तो इसमें क्या है, इसका जो आप प्रतिरोधकता कह ले या फिर आप मेल्टिंग पॉइंट भी देख ले तो भी बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से गलता भी नहीं है, इस वजह से आप कह सकते हैं टंगस्टन, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ 83। इसका राइट आंसर क्या, देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु नाभिक का पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो जबकि न्यूक्लियस का पार्ट इसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो वैकल्पिक ऊर्जा का यहाँ पे पूछ रहा है हमसे, तो क्या होगा? सौर ऊर्जा, नो डाउट सौर ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा, भूस्मी ऊर्जा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? सौर ऊर्जा। ये जो है बेसिकली सौर ऊर्जा सबसे बड़ा भंडार है, जबकि बाकी सब चीज़ तो सीमित है, लेकिन ये सीमित नहीं है, क्योंकि ये नाभिकीय संलयन रिएक्शन द्वारा चल रहा है एनर्जी, और ये कब तक चलेगा इसका कोई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। देखिए क्या क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ए तथा बी दोनों तो आई थिंक होना नहीं चाहिए, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। और नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य क्या है? कि भारी परमाणु वाले तत्व जो है वो कम परमाणु वाले तत्वों में टूटते हैं। इस विखंडन के जो परिणाम स्वरूप के लिए या फिर फलस्वरूप के लिए जो एनर्जी उत्पन्न होती है, जबकि सूरज में क्या है? सौर ऊर्जा में उसमें नाभिकीय संलयन है, और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन। इन दोनों चीज़ को आप लोग एक साथ एक जगह पर करके याद रखिएगा, कन्फ्यूजन ना हो। नाभिकीय संलयन क्या है? सौर ऊर्जा का है, ठीक है, और विखंडन से परमाणु बम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो हीलियम है ऑप्शन में, नियान, रेडान, आर्गन। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडान। रेडान नामक जो अक्रिय गैस है बेसिकली वायु में नहीं पाया जाता है। अन्य अक्रिय गैस जैसे हीलियम है, नियान, आर्गन, ये सब वगैरह तो आपको ये सब बाकी गैसें वायु में मिल जाएंगी, लेकिन रेडान जो है आपका ये उसमें नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, रेडान। क्वेश्चन नंबर 87, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? इसमें है वाट, वोल्टेज, लोहा, एम्पियर। अब इसमें सेलेक्ट करना है, ऑप्शन ई है 1, 1, 2 एंड सी 2, 3 एंड नेक्स्ट 1, 4। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केवल वाट। जो बिजली का कंजम्पशन हम मेज़र करते हैं, किस में मेज़र करते हैं? बेसिकली वाट में, तो केवल 1, ऑप्शन ए, वो किलोवाट घंटा से मापा जाता है, तो इसका आंसर आप आई थिंक ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तो सबसे भारी धातु उसमें क्या? देखिए तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, यूरेनियम, तो वही क्या आ जाएगा? यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना है? 92, U92, यू देखे थे इसका सिंबल, और इसका परमाणु भार कितना? लगभग 238.08 इसका परमाणु भार है। क्लियर है? और ये रहा क्वेश्चन नंबर 89, इनसैट 2A कब छोड़ा गया? ये भी डेट फैक्चुअल है, तो ये छोड़ा गया था, ऑप्शन देख लीजिए, 4 फरवरी या 18 मई 74, 75, फिर 10 जुलाई 92, 19 अप्रैल 1975। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 10 जुलाई 1992 को ये छोड़ा गया था। दोस्तों ये था आज का कंप्लीट फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।